इसके बाद कितने बजे क्लास है? हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप तक आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। तो कल आपने रिक्वेस्ट की थी कि जो ई मॉड्यूल है, ई मॉड्यूल को हम लोग जो है कवर करें। और ई मॉड्यूल में बेसिकली लोन कैसे दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा है, और हाउसिंग लोन के बारे में है, जो एक तरह से पर्सनल सेगमेंट के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके प्रोसेसिंग और उनकी टेक्निकलिटी के बारे में है। तो जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ वहाँ हम आपको समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि रिटेल बैंकिंग में बार बार एक कैजुअल अप्रोच रहती है कि हमें तो आता है, ठीक है आता है, लेकिन वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो जो नॉर्मल तौर पर नहीं आती होगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। अगर सीक्वेंस में बोले तो यूनिट नंबर 19 है, और लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। अप्रेजल का प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म होती है, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट किए जाते हैं हाउसिंग लोन में। ये बेसिकली पूरी यूनिट हाउसिंग लोन को कवर करती है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एजेंट, अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट, other relevant issue on the pre-sanction stage, documentation, mortgage, registration of document, detection of forged and fabricated title deed, other securities, registration of charges with SARSAI, monitoring, closure of account, होम लोन फ्रॉड। तो इतने पॉइंट है, और होम लोन अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी हम उसको जो है आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अप्रेजल प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक, जो भी आपके बैंकिंग के एडवांसेस के प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपको लैंडिंग करनी है। तो वो एक तरह से प्रोसीजर है। द प्रोसीजर दैट द lender मस्ट फॉलो internally as well as the underlying principles. Secondly, since the execution of document is a process, the preparation of and procedure could be complex given the law of land. लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां के लॉ क्या कहते हैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लॉ ऑफ लैंड में क्या क्या रूल्स हैं, लॉ है मतलब रूल्स नहीं लॉ। द लैंडर्स ऑपरेशन मैनुअल कैसा है, डेस्क कार्ड। डेस्क कार्ड का मतलब है जब वो काम करते हैं तो इसको सिस्टम से कैसे कोई काम किया था उसको डेस्क कार्ड बोलते हैं। वो डील विद द ईच स्टेप इन सम डिटेल्स। This chapter capture the essential feature of the each of these procedure. It also lists the requirement in each step of process, sub process, related activity। तो सारी चीजें बताइए। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात आ रही है, इसमें जो पर्टिकुलर्स की बात आती है तो हाउसिंग लोन का तो लैंड एंड बिल्डिंग का पर्टिकुलर जरूर होगा, इनकम कितनी है, और कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी वगैरह तो नहीं है आपकी, तो बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दें। और जो कॉमन डॉक्यूमेंट में बात करें तो ये तो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इनकम तक हो गया आपका। उसके बाद जब बात आती है, यहां से शुरू हो रही है, देखिए आपकी कौन सी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड और सोसाइटी। अगर आपको वो प्रॉपर्टी किसी हाउसिंग सोसाइटी या गवर्नमेंट ने या हाउसिंग बोर्ड ने दी है तो उसका लेटर। अप्रूवल प्लान वेयर, जहां पर भी आपको नक्शा वगैरह पास कराना पड़ता है। परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन वेयर एप्लीकेबल, ये अधिकतर जो है कैंट एरिया में इस तरह की जरूरत पड़ती है। एस्टिमेशन वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अप्रूव्ड वैल्यूअर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी फाइनेंस वेयर आर एप्लीकेबल। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एग्री, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन से रिलेटेड लेटर, क्या बोलते हैं इसको, इस लेटर को कोई बताएगा? लैंड यूज चेंज सर। एक तो लैंड यूज चेंज होता है, और कहीं पर 143 बोलते हैं।
हो सकता है अलग अलग जगह। बोलते सर यूपी में बोलते हैं सर। यूपी और उत्तराखंड में तो बोलते हैं 143, कि लैंड को वर्थ 143 इसलिए बोलते हैं कि वो एक सेक्शन है, सेक्शन 143। तो उसमें क्या है, लैंड यूज को कन्वर्जन करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू इंश्योर दैट बोरोवर होल्ड्स क्लियर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर, एब्सोल्यूट एंड मार्केटेबल टाइटल, ठीक है। जनरली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, अब इसके लिए क्या किया जाता है, अगर आपको लैंड देखनी है तो सेल डीड, एग्रीमेंट ऑफ टू सेल। तो सेल डीड तो है रेडीमेड जमीन पर है, लेकिन अभी आपको एग्रीमेंट टू सेल की बात अगर आ रही है तो एग्रीमेंट टू सेल में आपने पहले से तय कर लिया कि ये जमीन हम ले रहे हैं, तो आपने उससे 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख दे के एडवांस पेमेंट दे करके वो करें। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो कितने लाख तक आप कैश दे सकते हैं, कितना अमाउंट तक आप? सर रिपीट कीजिएगा सर क्वेश्चन। कि जब आप अपने लैंड की इसकी जब रजिस्ट्री कराते हैं ना, मकान की, दुकान की, कहीं पे, तो जी सर। कितने अमाउंट तक आप कैश दे सकते हैं? सर ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन वो जो इनकम टैक्स रूलों के अंदर 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ। नहीं, वो 20,000 तक तो आपका पेमेंट का आया, बैंकिंग पेमेंट का आया। हाँ हाँ। बैंक अपने कोई भी पेमेंट 20,000 से ऊपर करेगा तो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू करेगा, ठीक है। यहाँ बात आ रही है रजिस्ट्री कराने, तो इसका रूल है 2 लाख, ओके। इनकम टैक्स का रूल है 2 लाख तक आप कैश दे सकते हैं। उसके बाद जो भी पेमेंट करेंगे आप, वो कैसे होगा, थ्रू ऐसे। अकाउंट या ड्राफ्ट, इस तरह से, ठीक है। ठीक। पेरेंट डॉक्यूमेंट, प्रायर डॉक्यूमेंट, ये मीन्स इसको बोलते हैं टाइटल चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल चेन। मीन्स उसके पीछे के किससे जमीन ली, उसने किससे ली, उससे किसने ली, और ये जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स तक लेते हैं, लेकिन बैंक इसमें अपने अपने लिबरल है, जो कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं वो 15 साल तक मान जाते हैं, ठीक है। नॉन इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप वकील की बात कर रहे हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस लैंड के बारे में कोई चार्ज तो नहीं है, इसकी रिपोर्ट देता है। सर्च रिपोर्ट, इसको एनईसी बोलते हैं, नॉन इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट, 13 ईयर की निकालते हैं और बैंक एडवोकेट को, और ये जो 13 ईयर की रिपोर्ट होती है इसको कई स्टेट में 12 साल भी बोला जाता है, 12 साल। लेकिन रिपोर्ट कितने साल की निकलती है? 13, इसलिए निकलती है कि कुछ मतलब कंप्लीट 12 ईयर आ जाए उसमें, ठीक। पोजीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी, लेटेस्ट रेवेन्यू टैक्स रिसीट, बिल्डिंग टैक्स, एनओसी अगर कोई है, और रेगुलेशन एक्ट 1976, ये है लैंड कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म में भूल गया क्या है, यूएलसी का, किसी को मालूम है? अर्बन लैंड सीलिंग है शायद, अर्बन लैंड सीलिंग रेगुलेशन, ऐसा कुछ है शायद, ठीक। ऑब्टेंशन ऑफ लीगल ओपिनियन, तो बैंक से आप ओपिनियन लेंगे, बैंक आपको ये ओपिनियन, वो सॉरी वकील, एडवोकेट आपको ओपिनियन देगा, लीगल ओपिनियन जो पैनल वाला होता है, कि ये जो है प्रॉपर्टी क्लियर, एब्सोल्यूट एंड मार्केटेबल टाइटल रखती है। और जब आप अपनी बैंक, जो वकील आपको रिपोर्ट देता है उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये 3 नहीं है, तो उससे आप लिखवाइए कि भाई ये लिखो, लिख के दो इसको। वो क्या करता है, सारी रिपोर्ट तो बना देता है लेकिन अपनी ओपिनियन नहीं देता है कि आपको इसको कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गोलमाल कर जाता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन द लैंड नीड्स टू बी वैल्यूड बाय पैनल वैल्यूअर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालेंगे, और जब वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके तीन तीन पॉइंट है जिससे आप चेक कर सकते हैं। एक तो वैल्यूअर ने क्या बोला आपके, और बताइए किस चीज से चेक कर सकते हैं? सर्च रिपोर्ट। नहीं, सर्च रिपोर्ट नहीं, वैल्यूएशन की बात आ रही ना। डीएलसी वैल्यू। रजिस्ट्रार ऑफिस होता है,
उसके पास सर्किल रेट रिपोर्ट होती है कि वहां का सर्किल रेट क्या चल रहा है, रीसेंट कोई सेल हुई है उसके बराबर है, वैल्यूअर बता सकता है, और नियर बाई इंक्वायरी से। ठीक है, इन चीजों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जमीन कितने की है। और ब्रांच को इंश्योर करना है कि जो भी बिल्डिंग है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, टैक्स पूरा पेड होना चाहिए। एज ऑफ बिल्डिंग, कोई बताएगा कि कितने साल तक की बिल्डिंग पे बैंक फाइनेंस करता है, कितने ईयर पुरानी है? कितना? 30 ईयर सर, 30। 30। इसके लिए बैंकों के अपने अपने रूल है, है। बैंक के अपने अपने रूल है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है। तो मोस्ट सेफर साइड में कौन सा सही रहता है? 10 to 15 वाला सेफर साइड, बाकी बैंक का रूल जो आपका कहेगा वो देख। ठीक है, फ्यूचर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, और इसी से फ्यूचर लाइफ निकाली जाती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह देख करके फ्यूचर लाइफ। और कभी भी लोन का टेन्योर जो लाइफ है, लाइफ जो होनी चाहिए उसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, हो सकती है किसके? लोन टेन्योर के। इस क्लास के बाद में एक मुझे कोई याद दिलाना, वो एक रिवर्स मॉर्गेज लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर इसमें नहीं दिया होगा तो उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। चलो, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द एजेंट। तो अगर एजेंट आपको एप्लीकेशन दे रहा है, मींस आपने कई बार क्या होता है, कई लोगों को एजेंट बनाया होता है, ठीक है, होम लोन एजेंट। तो इसमें क्या है, फॉर दिस पर्पज द एप्लीकेंट एग्जीक्यूट्स अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ द एजेंट। तो एप्लीकेंट जो होगा एजेंट के लिए बोलेगा कि भैया सारे डॉक्यूमेंट मेरे ये प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन सच केस स्क्रूटनी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या है, एक राइटिंग में होनी चाहिए टू अनदर, और अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज स्पेसिफिक, और इसका नाम होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, और एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में एक पर्टिकुलर टास्क के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। तो जो आपका बोरोवर है या एप्लीकेंट है, वो एक अपने एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है सिर्फ कि ये मेरा हाउसिंग लोन करवाएगा, और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये मैं इसको दूंगा, और ये मेरे भी यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, स्पेशल एक ही काम के लिए है। और जनरल में क्या है, वो बहुत सारे काम हो सकते हैं उससे। स्पेसिफिक एक्ट इज मेंट टू इम्प्लाई आइदर ए स्पेसिफिक एक्ट और एक्ट रिलेटेड टू ईच अदर as to form one judicial transaction, such as all the acts necessary to perfect mortgage or a sale of particular property। तो यहाँ पर ये जो मॉर्गेज कराने के लिए, सेल कराने के लिए स्पेसिफिक एक्ट दिए गए हैं, अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ जनरली रिप्रेजेंट द अनदर पर्सन। तो उसके लिए क्या है, मोर देन वन एक्ट के लिए उसको कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं? जनरल। और हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्तार आम और मुख्तार खास। मतलब हिंदी में क्या उर्दू शब्द है, ठीक है, मुख्तार आम और मुख्तार खास। द पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी एक्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन। इन सच केस इट वुड बी डिजायरेबल टू प्रोवाइड वेदर सच डोनी विल एक्ट जॉइंटली और सेवरली। तो डोनी का मतलब जिसको दिया गया है। डोनर कौन है? बोरोवर। बोरोवर क्या है? डोनर है। पावर ऑफ अटॉर्नी को उसने डोनेट किया हुआ है, डोनी को किया हुआ। अब जो अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो अलग अलग काम करेंगे या मिलके एक काम करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ सच एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑथराइजिंग देम टू एक्ट सेवरली, they will be entitled to act only jointly. A power of attorney can be executed by any person who can enter into a contract, a person of sound mind, वो सब चीज देखी जाएगी। ठीक है,
unless expressly or impliedly limited for a period। तो क्या होता है एक्सप्रेसली मतलब बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, इम्प्लाइड का मतलब उसमें जैसे उसने लिखा हुआ है कि मेरे लोन के होने तक ये मेरे एजेंट रहेंगे, तो इम्प्लाइड हो गया कि लोन के होने तक। A general power of attorney will continue to be enforced until expressly revoked। और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसको रिवोक करने के लिए लिखित रूप से स्पेशल रिवोक होना चाहिए, और डिटरमाइन बाय द डेथ ऑफ द आइदर ऑफ द, और या किसी की भी डेथ हो जाए तब तक। A special power of attorney to do an act is determined when the act is done। A power of attorney executed in a foreign country, इसका पॉइंट सुन लीजिए, should be stamped within 3 months, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, of its being received in India। If it is not so stamped with the period of 3 months it being out of India, then same will be deemed to be unstamped and cannot acted upon, यानी वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, क्या मॉर्गेज कराने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दी जा सकती है? While accepting power of attorney, the creation of mortgage, it shall be verified as to the necessary for the power of attorney transaction। When both principal is the owner of the property and agent are residing in same place, power of attorney may not be required except in case of property developer। तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि ये मेरे बिहाफ पर मकान बना रहे हैं और इसकी प्रोग्रेस, इसकी सारी चीजें ये मेरे बिहाफ पे सबमिट करेंगे। देयरफॉर द रीजंस स्टेटेड फॉर गिविंग द पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू। तो जो भी उसमें कारण है, तो इसने बोला सेम प्लेस में अगर है, वहीं बोरोवर रहता है वहीं एजेंट रहता है, तो उस केस में तभी होगी जब वो डेवलपर है। अदरवाइज जब उसी जगह रहता है तो उसको क्यों दे रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी? अगर वो प्रॉपर्टी डेवलपर है तो दे सकते हैं। When it is decided to accept the power of attorney, it should be stipulated that the power of attorney should be duly registered before, और ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसका एरिया है उस इलाके में। पावर शुड बी इरिवोकेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधे रास्ते में रिवोक हो जाए। देयर इज नो स्पेसिफिक क्लॉज, कोई भी ऐसा इरिवोकेबिलिटी का कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए। पीओ विल बी ट्रीटेड एज रिवोकेबल power of attorney, and in such case it should be verified and ensured that the said power of attorney has not been revoked। तो आप श्योर करते हैं, वेरीफाइड करते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी अभी रिवोक नहीं हुई है, तो उसको नहीं तो आप उसे रिवोकेबल मानेंगे। इस पॉइंट को दोबारा देख लो। देयर इज नो स्पेसिफिक क्लॉज इन पावर ऑफ अटॉर्नी एज रिगार्ड्स द इरिवोकेबिलिटी द, अगर इरिवोकेबिलिटी का कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ है उसमें, तो उसे कौन सा मानेंगे कि भाई रिवोकेबल है, कभी भी इसको रिवोक किया जा सकता है। इन सच केस इट शुड बी वेरीफाइड एंड एंश्योर्ड दैट द सेड पावर ऑफ अटॉर्नी हैज, ये कि आज जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है इसको कहीं रिवोक तो नहीं कर लिया गया है, तो ये एंश्योर करना है आपने। द SRO, सब रजिस्ट्रार ऑफिस where the POA was originally registered, subsequent revocation if any will not affect the transaction done। अगर उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक कर भी ली जाए तो उस जिस डेट तक वो रिवोक नहीं होती तब तक के लिए वो जो बोरोवर है वो जिम्मेदार है, जो भी उस एजेंट ने काम किया होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी शुड कंटेन स्पेसिफिक पावर ऑथराइजेशन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर टू मॉर्गेज द प्रॉपर्टी, और एक वर्ड और सुनिएगा, मेंशन इन द शेड्यूल। ये इस पॉइंट को समझिए, मेंशन इन द शेड्यूल का मतलब होता है जब भी इक्विटेबल मॉर्गेज होती है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज होती है, तो उसमें लिखा जाता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज गिवन इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का मतलब होता है वहां पर इस सब का डिटेल भरा जाता है। ऑल्सो टू रजिस्टर देम whenever required। When a mortgage is to be created, branch obtain title opinion from our panel advocate। The production of parent documents
will have to be insisted from the principal and power of attorney holder. If power of attorney itself is a forged document, the probability of parent document being fake is more. भाई जब पावर ऑफ अटॉर्नी फोर्ज है तो समझ लो सब कागज फोर्ज हो सकते हैं. इवन दो वी आर एक्सेप्टिंग ओनली रजिस्टर इररिवोकेबल, मतलब कितना ही आप कोशिश कर ले, अच्छी अच्छी बहुत कॉशन भी ले ले तो भी फोर्ज हो सकती है. तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है. और जब भी आप ये काम करें तो आप कंफर्म करा लें कि भैया ये उसने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड की है और वो अभी भी फोर्स में स्टिल इन फोर्स का मतलब अभी भी उसमें कोई विड्रॉ नहीं हुई है. एंड ऑल्सो हैज नो ऑब्जेक्शन टू द एजेंट, और ना ही उसमें मॉर्गेज करने का कोई ऑब्जेक्शन दिया हुआ. द शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जो मैंने बताया था, शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेज शुड बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड. सर्वे नंबर, स्ट्रीट, डोर नंबर, लोकेलिटी, एक्सटेंड, बाउंड्री, रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट. और आजकल तो क्या मांगते हैं गूगल के, क्या मांगते हैं? जियो टैगिंग. जियो टैगिंग बोलते हैं, गूगल कोऑर्डिनेट, जियो टैगिंग. ठीक है. पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी कंटेन द रेटिफिकेशन क्लॉज. अब रेटिफिकेशन क्या होता है? कंफर्मेशन ऑफ एनी वर्क, एनी एक्ट आफ्टरवर्ड. इसका मतलब है कि कोई काम हो गया, अगर कोई काम कर दिया किसी ने, तो करने के बाद जो मेन बंदा था उससे वेरीफाई कराना कि हाँ जी ये जो काम किया है मैं आज ओके कर रहा हूं. तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी शुड ऑल्सो कंटेन ए रेटिफिकेशन क्लॉज whereby principal agrees that all act, deed and things lawfully done should be constituted as the act of the principal. मतलब ये माना जाए कि जो भी काम इसमें हुआ है वो मेरे द्वारा हुआ है. एंड हिज अंडरटेकिंग टू रेटिफाई द, और उसकी अंडरटेकिंग लेनी है कि वो रेटिफाई कर रहा है कि इसने जो है मेरे प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई है उसको मैं रेटिफाई कर रहा हूँ या अप्रूव कर रहा हूँ या ओके कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ. द ब्रांच शुड वेरीफाई देन एनी एक्ट ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर has specific power authority under POA and there should not be breach of any specific. तो अगर उसमें कोई भी ऐसी स्पेशल कंडीशन लगी तो ब्रीच नहीं होना चाहिए. अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट. अब लोन रिक्वेस्ट तो आ गई, अब उसको क्या करना है? अप्रेजल करना है आपने. ठीक है. तो अप्रेजल करने में क्या है, जो एप्लीकेंट जो ही फॉर्म सबमिट करता है तो उसमें क्या है, वेरियस क्रेडिट वेरिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, प्रॉपर्टी अप्रेजर्स होते हैं, बैंक के लॉयर्स या सॉलिसिटर्स होते हैं. इन सब से मिला जुला के आपको अप्रेजल कराना पड़ता है. ठीक है. और इन द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन द इंफॉर्मेशन इज चेक्ड अगेंस्ट द बैंक्स पॉलिसी, बजटरी गाइडलाइंस, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एनी नेगेटिव लिस्ट. कोई भी ऐसी चीजें तो नहीं है इसमें. अब इसमें कॉमन बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप ये कुछ भी करते हैं, एग्रीमेंट, लेटर्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो ये सब चीजें अप्रेजल में रिक्वायर्ड होती है. जैसे हाउसिंग लोन की एप्लीकेशन, अप्रेजल का फॉर्म होता है. अप्रेजल का फॉर्म कौन भर के देता है? प्रॉपर्टी अप्रेजल. लोन अप्रेजी ऑफिसर. अप्रेजल जो है, दोनों ही आंसर सही हैं एक तरह से देखा जाए. वो डिपेंड करता है किस चीज को अप्रेजल. अगर प्रॉपर्टी को करा रहे हैं तो प्रॉपर्टी को वैल्यूअर करेगा. लेकिन इसका बेसिक मेरा पर्पज ये था कि जो भी क्रेडिट ऑफिसर है, जो भी क्रेडिट ऑफिसर जिसको लोन देना है बेसिकली, वो अप्रेज करता है. सब चीजों को देखना, चेक करना, अपने कमेंट करना, सैंक्शन करना, ये सब अप्रेजल का. और एग्रीमेंट, टर्म लोन एग्रीमेंट, गारंटी एग्रीमेंट. कोई मुझे बताएगा कि टर्म लोन एग्रीमेंट में कितने रुपए का स्टैंप लगता है और गारंटी एग्रीमेंट में कितने रुपए का स्टैंप लगता है? कभी देखा हाउसिंग लोन का? कल एक काम करिएगा, कल एक काम करिएगा, जो ब्रांच में अगर कल जा रहे हैं तो ब्रांच में आप जाइएगा और कोई अभी रिसेंट हाउसिंग लोन हुआ हो उसका पूरा बंच लेके एक एक पेज पलट लेंगे
तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे क्रेडिट ऑफिसर का या जो आपके RACPC से अप्रूव होके आता वो देखें। RACPC चले जाइए, वहां जाइए कि मैं इसको सब एक डॉक्यूमेंट दिखा दो जरा, कोई मना नहीं करेगा। अरेंजमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज होती है पता है आपको? ये लेटर होता है जो एक्नॉलेज करवाया जाता है। किससे कराया जाता है? बोरोर से। बाय बोरोवर। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करता है। बेसिकली ये कितनी कॉपी में निकाला जाता है? 2 कॉपी में, लेकिन अगर गारंटर होंगे तो ज्यादा कॉपी में निकाल जाएगा, और हर एक से रिसीव कराया जाता है, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज इंटेंट लेटर, इक्विटेबल मॉर्गेज कंफर्मेशन लेटर। देखिए पहला क्या है? इंटेंट लेटर, और दूसरा क्या है? कंफर्मेशन लेटर। इंटेंट लेटर में आपने पूरी डिटेल दे दी, कंफर्मेशन लेटर में आप ये कंफर्म करते हैं कि जो मैंने आपके वहां प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई है मैं इससे एग्री करता हूं। एक तो है अपनी इच्छा जताई, एक है होने के बाद कंफर्मेशन है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वेयर फाइनेंस इज अवेल फॉर द पर्पज ऑफ प्लॉट। कौन सा अंडरटेकिंग लेते हैं प्लॉट वाले में? कि मैं इतने 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर इसमें मकान बना लूंगा, और अगर नहीं बनाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर उसका। तो आफ्टर क्या होता है? कॉमर्शियल इंटरेस्ट लगता है उसमें, एक तरह से लैंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी लगता है। लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय द बोरोवर टू हिज एम्प्लॉयर, वो अपने एम्प्लॉयर को बता रहा है, इंटीमेट कर रहा है। अंडरटेकिंग लेटर फ्रॉम द बोरोवर दैट द कंस्ट्रक्शन विल बी कैरिड आउट ओनली एज पर द प्लान एवरूल, ये भी एक लेटर लेना है। लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय द बोरोवर्स एम्प्लॉयर्स टू द बैंक लेटर व्हेन एप्लीकेंट इज, और वो खुद अगर ड्राइंग ऑफिसर है, सैलरी ड्राइंग ऑफिसर, तो उससे खुद से एक और लेटर अलग से लिया जाता है। मॉर्गेज डीड अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, ठीक है। और मॉर्गेज कंफर्मेशन लेटर, डॉक्यूमेंट इन कनेक्शन विद द प्लेज ऑफ अदर सिक्योरिटी वेयर, अगर वो कोई और सिक्योरिटी दे रहा है तो वो भी ठीक है। चलो अब बात आती है अप्रेजल करते कैसे हैं। आपके पास एप्लीकेशन आ गई, डॉक्यूमेंट आ गई सारी, तो अब आप अप्रेजल कैसे करेंगे? तो उस पॉइंट में देखिए आप एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आप देखते हैं एलिजिबिलिटी, क्या उसको हम लोन देंगे या नहीं देंगे। तो कौन कौन सी चीजें? एज, सैलरी, सिबिल या जो भी रिपोर्ट आप निकालते हैं, किस इलाके में होम लोन ले रहा है वो, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है वो चीज, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। एक यहाँ पे वर्ड आया है, वुड वेल एडवाइज टू डेवलप सच रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कितना तक वो रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं उसका क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनिए कि जब भी लोन होता है तो लोन में कुछ खास बातें हैं। पहली बात है ये कॉस्ट, चाहे वो परचेज की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, रिनोवेशन की हो, रिपेयर ऑफ फ्लैट हाउस प्लस रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प ड्यूटी। अमाउंट अंडर बी अबव लेस मार्जिन स्टिपुलेटेड, ठीक है। यहां पर अगर उसने कुछ मार्जिन लगाना है, इसको सुनिएगा। लोन सबसे पहले हम बात करें कॉस्ट, यहां उसने बात करी कि 50 लाख का है मान लिया, ठीक है। और अमाउंट, अच्छा दूसरा अमाउंट अंडर अबव लेस मार्जिन स्टिपुलेटेड, तो उसमें मार्जिन हमारा दिखाया, मार्जिन मान लिया 10 लाख है, तो कितना हो गया 40, और उधर उसने रिक्वेस्ट कितना किया 30, तो आप कितना लोन दोगे? 40 दोगे या 30 दोगे? 30। तो कई बार क्या होता है वो मार्जिन 10 की जगह ज्यादा दे रहा है, आपने तो स्टिपुलेटेड कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पैरामीटर दूसरा आता है, पहला तो आया प्रोजेक्ट, ये तो पैरामीटर किसका है? काम क्या करने जा रहे हो। दूसरा क्या है? आपकी इनकम क्या है। इनकम में क्या है? आपका ग्रॉस इनकम, स्पाउस की या जो भी लोग जोड़ेंगे उनकी। अच्छा मकान बनाने में कुछ खास बातें सुनो,
कई बैंकों में रूल है कि आप अगर सन है तो उसके मदर फादर को जोड़ लेते हैं, उसके इधर नीचे सन को जोड़ सकते हैं, लेकिन कई बैंकों में दो ब्रदर को नहीं जोड़ते। ऐसा होता है क्या? फ्रेंड को नहीं जोड़ते, कई बैंकों में ब्रदर को नहीं जोड़ते, क्यों बताएगा कोई? होम लोन में तो जोड़ लेते हैं सर, कार लोन में हमारे यहाँ नहीं जोड़ते हैं। कार इसको लोन में तो जोड़ते हैं? परमिशन लगती है, होम लोन में जोड़ लेते हैं लेकिन कार लोन में नहीं जोड़ते। हाँ, तो ये बैंक की अपनी अपनी रिस्क पॉलिसी हो सकती है। ब्रदर वाले में कई बार अगर दो सेट बन रहे हैं ब्रदर तब तो ठीक है, ब्रदर को लेकिन एक सेट भी बन नहीं रहा है जोड़ते। तो फिर दिक्कत आती है। अच्छा, अदर इनकम, ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कोई रेंटल इनकम भी मान सकते हैं, 50 to 60% ऑफ फ्यूचर रेंटल भी ले लेते हैं। कई बैंकों में लेते हैं, कई बैंक, ये अपने अपने बैंक का, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें विच कैन बी इंक्लूडेड आएगा तो रेंटल को आप यस लगेंगे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, बिजनेसमैन के क्राइटेरिया में एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। बिजनेसमैन के क्राइटेरिया में डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। डेप्रिसिएशन को भी उसकी इनकम का पार्ट इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसका वो कैश लॉस नहीं है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपके प्रॉफिट को कम जरूर करता है, लेकिन आपकी कैश अवेलेबिलिटी को कम नहीं करता। नेट मंथली इनकम, नेट इनकम ऑफ द एप्लीकेंट, स्पाउस की, तो यहां पर ऊपर उसने ग्रॉस बोली, नीचे कौन सी बोली? वही इनकम नेट, यानी कुछ अगर माइनस है तो। अब क्या है? सर्टेन मल्टीपल ऑफ ए, सर्टेन मल्टीपल ऑफ बी, विच एवर इज हायर। तो यहां पर बैंकों के अपने अपने रूल है। कोई लोग NMI का इंटू करते हैं, कोई ईयरली इनकम का 36 करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिपेंड करता है, सॉरी ग्रॉस का, ग्रॉस मंथली इनकम, GMI का। GMI ज्यादा होती है इसलिए 36 है ये, ठीक। और जो हायर होता है वो डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबल लोन अमाउंट लोअर देन द पैरामीटर 1 और पैरामीटर, अब पैरामीटर 1 आया ऊपर, 1 जो आया प्रोजेक्ट के हिसाब से आया, और 2 जो आया किसके हिसाब से आया? इनकम के हिसाब से। इनकम। तो इसमें जो लोअर होगा वो लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ टेक ओवर द लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट। तो वहां पर जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस ही है उससे ज्यादा का लोन पास नहीं करते, लेकिन बैंकों ने प्रैक्टिस बना ली है इसके साथ प्लस किस चीज को देते हैं? टॉप अप है। एक्सटेंशन, रिनोवेशन दे देते हैं, ठीक है। EMI फॉर एलिजिबल लोन अमाउंट रिपेमेंट कितने ईयर्स में हो रही है, और नेट मंथली इनकम माइनस 40% ऑफ टोटल मंथली ग्रॉस इनकम शुड बी इक्वल टू द मोर देन ए। यहां पर देखिए, जो हाउसिंग लोन के केस में टेक होम या फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 40% उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए रखना है, लेकिन 60% टूवर्ड्स किसके दे सकता हो? EMI के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लाख का लोन ले रहा, EMI 10 लाख के लोन पर 600 है, तो उसकी EMI कितनी हो गई मंथली? 6000, ठीक है। अच्छा, आपका जो सैलरी है उसका, सैलरी नेट सैलरी उसकी जो अकाउंट में आ रही है वो 12,000 है, क्या इसको लोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? 50% है सर उसकी हो जाएगा सर, 50% ही तो EMI है, पर हो इनकम, जाएगा। सेविंग 50% तो ले जा रहा है ना वो। जगह से अगर ठीक है इसकी सर, ये EMI 8,000 होती तो नहीं मिलेगा, ठीक है सर। ठीक है। टेक होम 40%, ठीक है,
और ये 40% में उसके सारे डिडक्शन हटाने के बाद है। मान लीजिए कार लोन भी है, वो सब हटा दो, मतलब वो सब यहाँ डिडक्शन में आएगा। जैसे हाउसिंग लोन 6,000 जो न्यू देना है आपने, उसकी 2,000 की कार लोन की ईएमआई जा रही है, ठीक है, और उसकी इनकम 12,000 है, तो उसको देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। लेकिन इसकी इनकम में मान लिया क्या आ गई, रेंटल इनकम आ गई, तो उसको ऐड करके फिर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एज, प्रेजेंट इसमें एज भी ऑफ द लेकिन बोरोवर है। सर इसमें ये वाले में तो ये 40 और उसके 1 लाख से ऊपर शायद 30 भी हो जाता है ना, ये 30-70 हो जाता है सर, हाँ हाँ हाँ, 1 लाख से उसमें ऊपर ये अगर है सर इनकम। जो HNI वाले कस्टमर हैं जिसकी 2 लाख पर मंथ सैलरी है, 2 लाख पर मंथ सैलरी है, इस केस में वो अलग अलग बैंकों का रूल देखना पड़ेगा आपको। उस केस में वो कहते हैं अगर ये घर में कितना ले आता है 30% भी, तो भी लोन देते हैं। क्यों? 2 लाख का 30% कितना हुआ, 60,000, और इस केस में 40,000 केवल 4,800 हो रहा है, तो ये काफी है, ठीक है। रिपेमेंट पीरियड एज एज एट द एंड ऑफ द रिपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम पीरियड होता है। बैंक अधिकतर 75 तक शायद बोरोवर की एज को लेते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट एज इन केस ऑफ सैलरी, अब यहां पर देखिए जो रिटायरमेंट एज है, इसलिए रिटायरमेंट एज लेते हैं कि उसके बाद वो पेमेंट कहां से देगा, बोलो कहां से देगा? कोई रिटायर हो जाए कहां से पेंशन। पेमेंट देगा? पेंशन से देगा सर। पेंशन से, ये वाली पेंशन से? हाँ नहीं। अब तो एनपीएस से अभी एनपीएस से तो नहीं अभी दे अगर लेगा सकता तो सर, ऐसे ही देगा। तो पुरानी जो लोग पेंशन एनपीएस इसकी। वाले हैं ना, हाँ, उसके लिए ये वाला रूल है। वो नहीं लेता, कोई बैंक नहीं कंसीडर कर रहा है एनपीएस की पेंशन, उसे पता है हाँ, कि पता नहीं 2,000 रुपये मिलेंगे, पता नहीं 10,000 रुपये मिलेंगे। जो रेगुलर पेंशन है पुरानी वाली, अगर उसका एम्प्लॉय है तभी उसकी एज 70-75 तक लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। लीगल ओपिनियन, किस डेट को ओपिनियन ली गई, ये रिसेंट होनी चाहिए। कोशिश करिएगा इसको ये 1 वीक या 10 डेज की होनी चाहिए, क्योंकि उससे पुरानी होने पर उसका चार्ज क्रिएट हो सकता है वहां पे। एडवोकेट पैनल में होना चाहिए। लॉयर्स की ओपिनियन टाइटल ऑफ, जो मैंने बोला था कि लॉयर्स की प्रॉपर ओपिनियन चाहिए उसमें, गोलमाल नहीं। वैल्यूएशन, किस डेट को वैल्यूएशन करी है, किसने करी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या निकाली है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसमें एलटीवी, नहीं नहीं, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट सर। प्रोजेक्ट नहीं, एक और वर्ड है, एस्टिमेट बोलते हैं बेसिकली उसे, एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है। वेदर द प्रॉपर्टी इज इनकम, क्या पहले से वो गिरवी तो नहीं है, अगर गिरवी है तो किस बैंक के नाम है, कितना लोन लिया हुआ है, और अभी क्या आउटस्टैंडिंग। ये इसको, इस केस को क्या बोलते हैं पता है? सेकंड मॉर्गेज या सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। मतलब एक मॉर्गेज पहले से है तो उस पे दूसरा प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज कर देते हैं, मतलब दूसरे लोन को भी किया जा सकता है। सपोज कीजिए कहीं उसने 2 लाख का लोन ले रखा, उसकी प्रॉपर्टी है 50 लाख की, और इस 2 लाख को उसने कहा मॉर्गेज किया हुआ है, किसी और लोन में, सीसी अकाउंट में किया होगा, तो उसको हाउसिंग लोन के लिए 10 लाख की जरूरत है तो दे सकते हैं। इंस्पेक्शन डिटेल, इंस्पेक्शन कब किया गया, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट है पड़ोसियों से, उससे कोई बात पता लगी तो उसमें आप लिख दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है या फ्लोटिंग है। सिक्योरिटी डिटेल, जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रहा है, लैंड, हाउस, फ्लैट, और कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या मतलब कभी कभी क्या होता है कि इसके अलावा भी सिक्योरिटी लेते हैं, जैसे LIC के बॉन्ड वो हो सकते हैं, या आपके गोल्ड भी ले लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी और भी ली जा सकती है इसके लिए, ठीक। मार्जिन और ड्राइंग लिमिट करते हैं, ठीक है। रिपेमेंट पीरियड, हॉलीडे पीरियड, हॉलीडे पीरियड में क्या देना होता है उसको,
केवल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। जैसे 12 मंथ का लगाया आपने, तो 12 मंथ तक वो केवल इंटरेस्ट देगा। 12 मंथ के बाद जो उसकी आउटस्टैंडिंग होगी वही होगी जो लोन देते समय। सपोज कीजिए 10 लाख का लोन दिया, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट करते जा रहा है तो 1 साल बाद भी उसका बैलेंस क्या होगा, 10 लाख, और यहां से उसकी क्या काउंट हो जाएंगी, ईएमआई शुरू हो जाएगी। टाइप ऑफ ईएमआई रेगुलर है या वेरिएबल, ठीक है। पेमेंट इन ईएमआई वो लिखेंगे, ठीक। अदर चार्जेस कोई लेने हैं आपने। लिटिगेशन डिटेल, अगर उस प्रपोजल में कोई पहले सा डिस्प्यूट चल रहा तो उसके बारे में कोई इसको कंसेशन तो नहीं देना है। डिस्बर्समेंट डिटेल, ये जो है 3 स्टेजों में हाउसिंग लोन का डिस्बर्समेंट किया जाता है, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें स्टेजेस ज्यादा हो सकती हैं। और जो शायद कुछ ऐसा है 4+ फ्लोर होती है, तो उसको 18 मंथ का टाइम शायद है, 18 मंथ प्लस टाइम है शायद। और अदरवाइज कितना टाइम है, 1 ईयर टू 1.5 ईयर, प्रोजेक्ट पूरा होने का टाइम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज होती हैं अधिकतर बैंकों ने, जैसे 30, 40, 30, किसी ने 30, 30, 40, अलग अलग बैंकों ने बना रखा। हाउस में लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कितना एरिया है, बिल्ट अप एरिया कितना है, परचेज प्राइस कितने हैं, आर्किटेक्ट की फीस कितनी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउसिंग लोन में इनमें से कौन कौन सा फाइनेंस किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी क्या फाइनेंस होती है, नहीं सर। नहीं सर। पक्का। अप टू 10 लाख होती है सर। 10 लाख से ज्यादा यदि प्रोजेक्ट हाँ, तो कॉस्ट है तो वो सर। लिमिट है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी फाइनेंस हो सकती है। डेवलपमेंट चार्जेज होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, कंस्ट्रक्शन तो हो ही गया, रिनोवेशन। वो तो कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एक्सटेंशन सब एक ही कैटेगरी में ले रहा हूं मैं। अच्छा। चलो, इन केस ऑफ फ्लैट, फ्लैट वाले में देखना एरिया ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, इसको समझ लीजिएगा बात। जैसे आपने एक प्लॉट फ्लैट लिया जो 600 स्क्वायर मीटर लैंड पे बना हुआ है और वहां पे 50 फ्लैट है, तो आपका 600 स्क्वायर अपॉन 50 कौन सा पार्ट हो गया, 12th पार्ट हो गया, ठीक है। 50 स्क्वायर मीटर, सॉरी। तो आपका उस प्रॉपर्टी में 50th पार्ट क्या होगा, अनडिवाइडेड शेयर है, वो किसी से नहीं बटेगा। कहां पर है ये एरिया, लैंड का। आपका 50वां हिस्सा लैंड आपकी है उसमें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, अब इसमें बोलता है कुछ जो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड है, यही वाली, इसी की कॉस्ट कितनी होगी। मान लो सपोज कीजिए पूरा प्लॉट जो है 5 करोड़ का है, ठीक है। इसको हम थोड़ा 50 लाख का मान लिया, 50 लाख का पूरा प्लॉट है, तो आपका प्लॉट का हिस्सा क्या आ गया, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश्ड फ्लैट, पता लगा वहां पे इसकी कीमत जो है 20 लाख है, 1 लाख की आपकी लैंड हो गई। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एडिशनल आइटम 10 लाख और लग गए। देखो ये आ गया रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपके कई तरह के हो सकते हैं, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख इसके हो गए, तो इसको ऐड कर लिया, या स्टैम्प रजिस्ट्रेशन फीस 4 लाख मान लिया, तो कितना हो गया 35। और मार्केट वैल्यू एज पर रिपोर्ट आई कितनी 32, तो कितना प्रोजेक्ट मानेंगे आप 32, लोअर मानते हैं, ठीक है। लोन परचेज, अगर हाउस न्यू है, ओल्ड है, अगर पुराना है तो उसकी एज जरूर सुनेंगे आप। परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एडिशनल आइटम, टोटल कॉस्ट, कितने एरिया में वो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड है, बिल्ट अप एरिया स्क्वायर फीट में कितना है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, आप लोग देखिएगा कहीं, शायद मैं 2 हैंड के मैडम के में है या किसी के में देखा था मैंने, FAR। FAR एक रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है। कहीं पर FAR
1 है, कहीं पर 1.5 है, कहीं पर 1.8 है। जो पहाड़ जो हिल्स इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग वार्किंग की जगह तो छोड़ ही नहीं सकते, तो वहाँ पर 2 है। ठीक है। फ्लोर एरिया रेशियो शायद इसका नाम है, फ्लोर एरिया रेशियो, FAR बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अगर एक्सटेंशन में लेना है, प्लॉट एरिया, फ्लैट मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज मॉर्गेज एनी इंस्टीट्यूशन, यस और नो, अगर है तो कहाँ है, कितने की है, और आज उसकी वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, डेट ऑफ प्रपोज रिपेयर और एक्सटेंशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर, लोन अमाउंट रिक्वेस्ट। ये सिंपल फॉर्मेट सभी बैंकों में होता है। तो लैंड कितने की है, सपोज कीजिए 40 की है, कंस्ट्रक्शन उसमें 60 लाख का हो रहा है, पानी वगैरह 5 लाख का है, रिपेयर 5 लाख की है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फ्लैट और हाउस, तो यहाँ पर है लैंड। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ फ्लैट और हाउस आएगी तो कौन सी एरिया नहीं आएगा, बोलो। कॉस्ट ऑफ ये लैंड वाला नहीं सर। आएगा। हाँ, ये ऊपर वाले नहीं आएंगे, वो सीधे सीधे हाउस का टोटल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड म्यूनिसिपल चार्जेज। ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपका या तो इसके लिए होगा या कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, उसका ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे आप पहले से फिगर सपोज कीजिए 80 आती है, तो 80 आपने यहाँ लिख दिया। 80 में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 10 लाख आ गया, सेविंग बैंक में 10 लाख है, और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ अगर पुरानी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कुछ हो रहा, 20 लाख यहाँ से आ गया, PF में 5 लाख यहाँ से आ गया, अदर स्पेसिफिक 5 लाख यहाँ पे, और कितना हो गया यहाँ पे, तो 30 लाख के लिए उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है। ये जो अप्लाई किया हुआ ये आपके बैंक के परसेंटेज नॉर्म से मैच करना चाहिए। ठीक है। और प्री सैंक्शन स्टेज में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, अगर आप प्री सैंक्शन स्टेज में कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे आप उसे कौन सा रेट ऑफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात, मोरेटोरियम कितने समय तक, ये लिखा हुआ देखो, द मोरेटोरियम विल बी अप टू 18 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डिस्बर्समेंट ऑफ द लोन और 2 मंथ आफ्टर कंप्लीट। अगर कोई जल्दी कंप्लीट कर ले तो उसके लिए 2 मंथ, मान लिया उसने 12 महीने बना दिया तो प्लस 2 मंथ करके आपका EMI शुरू हो जाएगा। अच्छा, इफ द लोन अंडर कंसिडरेशन फॉर पर्पज ऑफ लैंड विद बिल्डिंग फ्लैट, मैक्सिमम हॉलीडे पीरियड फॉर 3 डे, मतलब अगर रेडीमेड खरीद रहे हैं तो उसमें कितने टाइम का है, 3 महीने का। EMI है, EMI का मैंने बता दिया कि जब से EMI स्टार्ट होगी उससे पहले उसे इंटरेस्ट पेबल ओवर द पीरियड ऑफ लोन इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द लोन अमाउंट। तो वहां पर EMI का प्री EMI इंटरेस्ट, तो EMI जो मैंने बोल रहा, EMI पेमेंट यूजुअली कमेंस 1 मंथ आफ्टर द फुल डिस्बर्समेंट अंटिल फाइनल डिस्बर्समेंट एंड रिपेमेंट। तो इस कंडीशन में क्या करना है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, उसी को हम बोलते हैं प्री EMI इंटरेस्ट। EMI रीसेट in a floating rate of interest, the total dues of lender will change। अब कभी क्या होता है, आपने जब लोन लिया था तो 7% था, अभी हो गया 6%, कल को 5% हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग पीरियड को देखते हुए EMI को रिसेट किया जा सकता है। चेक ऑफ फैसिलिटी, चेक ऑफ फैसिलिटी समझिए, जो डिपार्टमेंट एक इर्रिवोकेबल अथॉरिटी देता है कि मैं इसकी सैलरी से काटूंगा। अगर वो सैलरी से काट के लोन देता है, अगर वो सैलरी से काट के लोन खुद ही पहुंचा रहा आप तक, उसी को हम चेक ऑफ फैसिलिटी कहते हैं। और अगर आप ECS लगा के काट रहे हो उसे चेक ऑफ नहीं कहते। द अरेंजमेंट, इसमें क्या है, अगर चेक ऑफ फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप जो अथॉरिटी है जो सैलरी वगैरह को वो करती है, तो उससे आप इर्रिवोकेबल लेटर लेंगे कि भैया ये जब तक लोन पूरा नहीं होगा तब तक आप कल को आके नहीं कहोगे कि नहीं करनी है। इर्रिवोकेबल अथॉरिटी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द लेंडर आउट ऑफ एनी अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय, टर्मिनल बेनिफिट। तो वो जब तक उसके सारे पैसे आएंगे वो सारे उसी अकाउंट में जाएंगे जब तक उसका लोन पूरा नहीं हो जाएगा।
अंडरटेकिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम द बैंक फॉर सेटलिंग द ड्यूज। तो यहाँ पर आपको उसके ट्रांसफर, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट में जो भी सेटलमेंट होंगे उनको भी कि वो वहीं पहुंचाएंगे। आप बैंक से पहले क्लियरेंस लेंगे तभी उसको पेमेंट करेंगे। द चेक ऑफ मैकेनिज्म कैन वर्क थ्रू ए बैंक अकाउंट इफ सैलरी इज पेड थ्रू द बैंक एंड द बैंक कैन रिकॉर्ड एन इर्रिवोकेबल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू इफेक्ट पेमेंट टू द लेंडर। द लेंडर नीड्स टू कीप हिम इन्फॉर्म्ड। तो जो बैंक है वो क्या करेगा, इन द एम्प्लॉय सिचुएशन ऑफ द कस्टमर, चेंजिंग इन बैंकिंग रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर एंड अदर फैक्टर दैट मे अफेक्ट द रिपेमेंट। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी उसके उसमें चेंज हो रहा है तो उस चेंज को वो अप टू डेट इन्फॉर्म करना है। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर हु देमसेल्व्स आर ड्राइंग, अगर वो डीडीओ बोलते हैं, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं या अथॉरिटी, एंड टेक्स हाउस लोन ए लेटर ऑफ, और उसके कंडीशन में कि वो एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा, क्योंकि वो खुद ही सैलरी अपनी दे रहा है ना, तो सिर्फ अंडरटेकिंग दे कि मैं यही अपनी सैलरी यही दूंगा। द स्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयर इज क्लियरली क्वाइट इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द टू यूज। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में बात आती है लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लोन, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट वेयर द मॉर्गेज इज द सेकेंड चार्ज। तो मैंने बार बार बता दिया कि सेकेंड चार्ज में भी ले सकते हैं आप। लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एक है डीपी नोट, एक है और लिखा एंड और टर्म लोन एग्रीमेंट। तो डीपी नोट कोई बताएगा किस केस में लेंगे, टर्म लोन एग्रीमेंट तो समझ में आ गया, डीपी नोट किस केस में लेंगे। डिमांड लोन, कई जगह बैंकों में ओडी हाउसिंग लोन लिया जाता है, ओडी हाउसिंग लोन, ओवरड्राफ्ट हाउसिंग, उस केस में डीपी नोट लिया जाएगा। और टर्म लोन में डीपी नोट नहीं लिया जाता है। एग्रीमेंट फॉर गारंटी अगर है, लेटर अथॉराइजिंग द बैंक टू डिस्पोज द प्रोसीड ऑफ द लोन टू इंश्योर एंड यूज ऑफ फंड, कि वो पैसा जो है जिसले ले रहा उसी ले, और मेमोरेंडम ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। अच्छा, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे ईमेल आईडी पर मुझे थोड़ा अपने बैंक में इक्विटेबल मॉर्गेज का वो प्रोसेस सही करना है, तो naif.bc पर आप लोग अपने इक्विटेबल मॉर्गेज का फॉर्मेट जरा मेल कर दें मेरे को, ब्लैंक फॉर्मेट। हाँ, और ब्लैंक फॉर्मेट कर दें, या कोई भी इक्विटेबल मॉर्गेज जो हुई है आपके वहाँ पे तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, तो आपके लॉयर ने बनाया होगा ना पूरा बढ़िया करके, और अगर कोई RACPC वगैरह में है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होगा, उसमें सारे क्लॉज होते होंगे ना। ठीक है। फॉर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट EM इन फेवर ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक। सब्रोगेशन ऑफ मॉर्गेज एग्रीमेंट इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ अकाउंट फ्रॉम अदर। तो सब्रोगेशन का मतलब होता है अपनी पावर को दूसरे को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, मींस पहले बैंक ने मॉर्गेज किया हुआ है, अब आप उसके लोन को टेक ओवर कर रहे हैं, तो उससे एक वो ले लोगे कि ये क्या करेगा कि जैसे ही इसका लोन पूरा होगा तो ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ, अगर वो NSC KVP वगैरह देता है, या असाइनमेंट अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, ठीक है, या हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी देता है। एन अंडरटेकिंग लेटर फ्रॉम द बिल्डर्स टू इफेक्ट दे हैव नॉट वायलेटेड एनी नॉर्म्स, तो रेरा वगैरह के नॉर्म्स को देखना है। इंडेमनिटी और गारंटी में बी ऑब्टेन इफ द बिल्डर हैज अपील्ड टू द अथॉरिटी तो रेगुलराइजेशन ऑफ द, अगर वो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कोई अपना कंस्ट्रक्शन 4 फ्लोर का था, उसने 5 फ्लोर बना दिए, तो 5 फ्लोर बनाने के लिए उसने एप्लीकेशन दे रखी है, अपील कर रखी है, और वो ऑथराइज हो जाएगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये तो नॉर्मल बात है। लीगल ओपिनियन फ्रॉम द बैंक एडवोकेट हो गया। डिक्लेरेशन कि वो बैंक के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, डिक्लेरेशन एज टू वेयर एनी रिलेटिव इज वर्किंग। कई बार क्या होता है आपका रिलेटिव बैंक में है तो एक बैंक को डिक्लेयर करना पड़ता है पहले से। NOC,
अगर वो एनओसी है और हाउसिंग सोसाइटी वगैरह। हाउसिंग प्रॉपर्टी से डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, सेल डीड, पेरेंट का मतलब पुरानी सेल डीड, एग्जीक्यूशन ऑफ 13 इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट 13 ईयर का, बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड, पेरेंट डॉक्यूमेंट 30 ईयर, मैंने बताया ना 30 ईयर तक लेते हैं, लीगल ओपिनियन, लेटर ऑफ अलॉटमेंट हाउसिंग बोर्ड का, कॉपी ऑफ अप्रूव प्लान, लाइसेंस परमिट ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन, एस्टीमेट बोला और वैल्यूएशन रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट 13 ईयर की, रजिस्ट्री जो हुई है उसकी रसीद, एनओसी फ्रॉम बिल्डर सेलर, पेमेंट की रिसीट, पोजीशन का सर्टिफिकेट, एनओसी फ्रॉम द यूएलसी का फॉर्म नहीं देख पाए कुछ, अर्बन लैंड कंट्रोल बोला था अर्बन मैंने, लैंड बाकी सीलिंग होता है सर। अर्बन लैंड सीलिंग सीलिंग वही बताया था ना मैंने, हाँ ठीक। कॉपी ऑफ रिलेटिव ऑर्डर, बैंक का सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन फॉर सेकंड मॉर्गेज में क्या ऑब्टेन करना है। सेकंड मॉर्गेज को हम लोग पारी पासु चार्ज भी बोलते हैं, और ये अक्सर अदर बैंक की जब एफडी के अगेंस्ट लोन करते हैं तो भी जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, पारी पासु चार्ज। लेटर फ्रॉम बोरोवर टू द बैंक, अब देखो जो नया प्रोस्पेक्टिव मॉर्गेजी है, नया बैंक है, तो उसमें लेटर फ्रॉम द बोरोवर टू द बैंक फॉर एक्सटेंडिंग द अर्लियर मॉर्गेज टू सिक्योर द बैंक लोन, मुझे जो पहला वाला है उसको बढ़ाना है, उसके आगे से मॉर्गेज करना है। लेटर टू बी एड्रेस टू द प्रायर मॉर्गेजी, जो पुराना वाला है, कि भैया हम इसमें सब्सिक्वेंट चार्ज लगा रहे हैं, स्टेटिंग दैट एग्जिस्टिंग मॉर्गेज विल सबसिस्ट एंड विल रैंक प्रायर टू द चार्ज ऑफ प्रपोज चार्ज एंड ऑथराइजिंग ए न्यू लेंडर टू क्रिएट, तो वो नए लेंडर को ऑथराइज कर रहा है कि आप क्रिएट कर लो। दूसरा यहाँ लिखा हुआ स्टेटिंग दैट द एग्जिस्टिंग मॉर्गेज चार्ज विल सबसिस्ट, अब लिखा तो ये है, लेकिन कोई भी बैंक ऐसा क्यों कहेगा, कोई बैंक कहेगा कि नहीं आपका चार्ज अब ओके है, हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कहेगा कोई बैंक? बिल्कुल नहीं कहेगा सर। नहीं कहेगा। तो एक ये लेटर बोला हुआ है ऐसा, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं कि अंडरटेकिंग ये लेते हैं कि भाई जितने लाख तक का उसका अमाउंट है उसके बाद फिर सेकंड के लिए फ्री वर्ड बोल देते हैं। पारी पासु लेटर यही है कि भैया इसके बाद आपका चार्ज होगा। इंटर से पारी पासु एग्रीमेंट, अब यहाँ पर एक तो लेटर है और एक एग्रीमेंट भी है। लेटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज होल्डर एड्रेस टू सेकंड चार्ज होल्डर, letter to issued by the bank or having second charge on the fixed asset. This letter is to be addressed by the second charge holder to the first charge, कि भैया जो भी उसके अंदर वो चीजें हैं वो सेकंड चार्ज हमारा है उस पर। ऑल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हो गए, तो वो डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो सब लिए जाएंगे। मॉर्गेज, मॉर्गेज में देखो टाइप ऑफ मॉर्गेज है, और टाइप ऑफ मॉर्गेज पहली बात तो मॉर्गेज डिफाइन 58A में है, ठीक है। और ये जितनी मॉर्गेज हैं इसमें केवल दो इसलिए बता रखें कि आपके हाउसिंग लोन से दो ही काम करती है, एक तो है रजिस्टर्ड या सिंपल मॉर्गेज, दूसरा है ईएम इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको चार्ज कराना पड़ता है, ये लिखा हुआ है कंसर्न रजिस्ट्रार में, आपको लेटर भेज करके स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करके उनका चार्ज क्रिएट कराना पड़ता है, और वो लिख देते हैं उसमें कि इसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इस तरह से मॉर्गेज है, ठीक है। और थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें पेमेंट ऑफ एड वैलोरम स्टैंप ड्यूटी, इसका मतलब होता है रेशियो के हिसाब से या जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से। एड वैलोरम ये लीगल वर्ड है, पेमेंट ऑफ एड वैलोरम स्टैंप, मतलब कोई फिक्स नहीं है। अगर 10 लाख की है तो पता लगा 2000 की फीस है, तो जैसा तय है, पहले 20 लाख की है तो 4000, इस तरह से। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और इक्विटेबल, दूसरा वाला मेथड है, इसमें क्या है आपको वो टाइटल डीड को जमा करना पड़ता है। और इसमें एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लॉन्ग क्लास में कई बार बताया है कि प्रॉपर्टी प्लेस
doesn't matter, but mortgage place matter. मीन्स प्रॉपर्टी आपकी कहीं की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल रेजिडेंशियल होनी चाहिए, लेकिन आप मॉर्गेज जहां करेंगे उसको कंसर्न करना है, और ये वो होता है जहां पर विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी अलाउ करती है वही प्लेस पर डिपॉजिट होनी चाहिए टाइटल डीड। ठीक है, ये ध्यान रखना। मॉर्गेज बाय मीन्स बहुत छोटी ब्रांच में आप दिल्ली की जमीन का हाउसिंग लोन करोगे तो शायद मॉर्गेज नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे, लोन तो देंगे लेकिन मॉर्गेज को नियर बाई बड़ी ब्रांच में कराएंगे। मीन्स लोन ए जगह हो सकता है और मॉर्गेज बी जगह, और प्रॉपर्टी सी जगह। मीन्स प्रॉपर्टी सी जगह है, मॉर्गेज हुआ बी में, और बैंक कहां पर है, ए में। मॉर्गेज के लिए एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ऐसे किसी कर्जे यानी डेट के लिए होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है या मिलने वाला है। डिपॉजिट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और नोटिफाइड लिखा हुआ, नोटिफाइड टाउन में होनी चाहिए। डिपॉजिट कहाँ होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन में, और डिपॉजिट को उसको मॉर्गेजर या उसका एजेंट ही करेगा। डिपॉजिट एक इंटेंट के साथ ही है कि भाई मैं इसको दे रहा हूं, इंटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड, नेसेसरी एंट्री शुड बी मेड इन द डॉक्यूमेंट। और मॉर्गेजी के यानी कि बैंक के सेम राइट होते हैं, चाहे इक्विटेबल मॉर्गेज करो या रजिस्टर्ड मॉर्गेज करो। कभी कभी क्या करते हैं, एन इक्विटेबल मॉर्गेज विल हैव प्रायोरिटी ओवर सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड मॉर्गेज। अगर किसी ने इक्विटेबल मॉर्गेज पहले किया है और उसके बाद किसी ने रजिस्टर्ड किया हुआ तो इक्विटेबल मॉर्गेज ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब वो बराबर के राइट हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर दिया तो उसको ज्यादा पावर मिल जाएगी। ये दिया हुआ कुछ चार्ट में, ट्रांसफर फॉर ऑफ पोजीशन, पोजीशन ना तो इसमें होता ना इसमें होता है। कोई पता है आपको किस में होता है? जो 6 तरह की मॉर्गेज हैं उसमें से एक मॉर्गेज होती है श्यू फ्रक्चुअरी मॉर्गेज, उसमें क्या पोजीशन भी साथ साथ मिल जाता है। अच्छा, मॉर्गेजी के राइट यानी बैंक के राइट, पर्सनल लायबिलिटी के लिए श्यू कर सकता है, यस। टू श्यू द सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यस। टू श्यू फॉर फोरक्लोजर, ये फोरक्लोजर का राइट केवल कंडीशन सेल वाले पे होता है। कंडीशन सेल टाइप की मॉर्गेज होती है। सेल प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट इंटर में परमिशन नहीं हो सकती, लेकिन किसकी वजह से ऐसा हो जाती है? अब सरफेसिंग से। सरफेस एंजॉय द इनकम आउट ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, नो। ये श्यू फ्रक्चरी वाली में इनकम को एंजॉय करता है। अपॉइंट रिसीवर विद कोर्ट्स परमिशन, नो। ये जो राइट ऑफ फोरक्लोजर की बात आई थी, ये है इन केस ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ऑफ मॉर्गेज हैड द राइट टू स्यू ए डिक्री फ्रॉम द कोर्ट टू इफेक्ट दैट द फॉर्मर बी डीम्ड फॉर एवर टू गेट बैक। और इसमें जो है 30 ईयर तक का लिमिटेशन पीरियड है। प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस की बात बोल दी कि अगर सेम प्रॉपर्टी पे इक्विटेबल भी है और रजिस्टर्ड भी है, तो उसने बोला और दो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में है, तो किसको मिलेगा? जिसने मॉर्गेज क्या किया है, पहले क्रिएट किया है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। When where mortgager has created separate registered mortgage, अगर उसने सेम उसमें किया हुआ है तो प्रायोरिटी चार्ज विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द, जिसने पहले डीड को एग्जीक्यूट किया हुआ है उसको। Where mortgager gives the same property in equitable mortgage to one financing institution and in registered mortgage to another finance,
प्रायोरिटी चार्ज विल बी डिटरमाइंड बाय विद रेफरेंस ऑफ डेट ऑफ डिपॉजिट और टाइटल, यानी ईएम अगर उसने जल्दी किया तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये इक्विटेबल मॉर्गेज में तो ये टाइटल डीड जमा हो जाता है सर, तो फिर सेकंड वाले के पास सेकंड वाले के पास तो फिर सेकंड वाले को तो नहीं मिल पाएगा सर, जो दूसरी बार ये करेगा यही mortgage तो में। खास बात है रजिस्टर्ड मॉर्गेज की। रजिस्टर्ड मॉर्गेज करने के लिए टाइटल डीड की डिपॉजिट करनी आवश्यक नहीं होती। अच्छा, तो सेकंड वाले जो है ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज करेगा। हाँ, ठीक है, ओके सर। इक्विटेबल मॉर्गेज केवल एक जगह हो सकता है, और गलती से अगर वो दो जगह हो गया तो दूसरे वाले का सेकंड नंबर रहेगा। ठीक है, चलो अभी जो है इस क्लास को मैं रोक रहा हूँ, लेकिन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग 9:35 के आसपास। ठीक है।